हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था मेंसुरेशन के 2D फिगर, मतलब जितना भी पॉसिबल फिगर हो सकता था जिसका एरिया और पेरीमीटर कैलकुलेट करने को आता है वो सारा ही मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। जिसमें जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल, जितने टाइप के ट्रायंगल थे सारा, प्लस कैसे अगर 2D फिगर में शेप चेंज होता है तो वो सारा कैसे हम लोग डिस्कस करते हैं, ये सारा मैंने आप लोग को वहाँ पे डिस्कस कर लिया था। और मैंने बोला था कि वीडियो अगर लेंदी होगा तो मैं 3D का सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो ऑलरेडी वो वीडियो 1 आवर्स का हो चुका था, इसलिए मैं ये वीडियो अलग से बना रहा हूँ। और आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया उस वीडियो को, जिससे मुझे मोटिवेशन मिला कि मैं ये 3D का भी अलग से वीडियो आप लोग को बना दूँ। तो आज के वीडियो का एम हमारा यही होगा कि 3D फिगर, मतलब जहाँ पे आपको वॉल्यूम, सरफेस एरिया ये सब कैलकुलेट करने के लिए आते हैं, तो उससे रिलेटेड जितना भी फॉर्मूला होगा आज मैं उसको आपको डिस्कस करूंगा। और जहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट आएगा तो उससे रिलेटेड मैं एक दो प्रॉब्लम भी आपको करा दूंगा, ताकि वो फॉर्मूला कैसे यूज करना है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि नॉर्मली होता है कि एग्जाम जाने के पहले हम लोग फॉर्मूलाज भूल जाते हैं। तो आपको करना ये है कि जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हो उसके पहले आपको ये फॉर्मूला का या तो वीडियो देख लेना है ये वाला, या फिर अगर आप इसका नोट बना के रखे हो तो नोट एक बार रिवाइज करके जाना, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बेस्ड मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं श्रीधर मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर गुवाहाटी पे। चलिए स्टार्ट करते थे। तो वो आज का जो हमारा एम है, जैसा कि मैंने बोला कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 3D फिगर के सारा फॉर्मूला। तो इसमें क्या क्या फिगर मैं डिस्कस करूंगा पहले थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्यूबॉइड के बारे में, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे क्यूब के बारे में, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर। और देखो राइट सर्कुलर सिलेंडर का डायरेक्ट फॉर्मूला तो आता ही है, प्लस ये भी पूछा जाता है कि एक रेक्टेंगुलर पेपर से राइट सर्कुलर सिलेंडर कैसे बनता है, वो भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन के बारे में पढ़ेंगे, स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, स्फीयर, हेमीस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, हेमीस्फीयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जैसे 2D फिगर में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब शेप चेंज होता है तो कैसे हम लोग डील करते हैं पेरीमीटर को इक्वेट करके, उसी तरीके से अगर 3D फिगर में अगर शेप चेंज होता है तो आप कैसे उसको डील करोगे वो मैं डिस्कस करूंगा। और इसके अलावा अगर टाइम बचा तो देखो 2D फिगर और 3D फिगर दोनों का मिला के आपको जैसे क्वेश्चन आता है परसेंटेज चेंज, एरिया में कितने परसेंट का चेंज हुआ, वॉल्यूम में कितने परसेंट का चेंज हुआ, ये सारा हम लोग एंड में डिस्कस कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्यूबॉइड। जैसे आपने 2D फिगर में पढ़ा था रेक्टेंगल और स्क्वायर होता है, उसी तरीके से 3D फिगर में क्या होता है क्यूबॉइड और क्यूब। तो एक्चुअली ये जो क्यूबॉइड होता है ये 6 रेक्टेंगल का मिलके बना होता है। जैसे मैं अगर डायग्राम बनाऊं तो क्यूबॉइड को हम लोग इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मान लो ये एक रेक्टेंगल हो गया, एक बार डायग्राम बना लेते फिर आपसे अच्छे से समझाता हूँ। तो ये हो गया क्यूबॉइड, ठीक है। तो ये क्या होता है 6 रेक्टेंगल का मिलके बना होता है। जैसे आप लोग जिस रूम में हो कहीं ना कहीं वो भी क्या है एक रेक्टेंगुलर शेप, मतलब क्यूबॉइड शेप का होता है। तो मान लेते हैं इसका जो बेस है, अगर मैं इसको मान लिया मैंने L, इसके ये वाले साइड को मैं मान लेता हूँ कि ये क्या है B है, और ये H मान लेते हैं इसका हाइट है। अभी देखो किसी भी 3D फिगर का अगर आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो, मैं एक बार बैक पेज में आपको एक चीज लिख के बता दे रहा हूँ कि अगर किसी भी फिगर का अगर आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो उसका जनरल फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। मतलब अगर आपको किसी भी फिगर का अगर बेस का एरिया पता है, उसको नॉर्मली अगर आप हाइट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाता है वॉल्यूम। ये जनरल फॉर्मूला याद रखने से फायदा ये होता है कि हम लोग खुद से फॉर्मूला बना सकते हैं। और जब तक देखो आप खुद से फॉर्मूला बनाना नहीं सीखोगे तब तक ये याद नहीं रहता है, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, तो जैसे मैंने बोला एरिया ऑफ बेस, तो आप क्या देख रहे हो कि इसका जो बेस है वो कैसा है, ये एक रेक्टेंगुलर फिगर है। तो अगर ये रेक्टेंगुलर फिगर है तो रेक्टेंगल का एरिया तो आप जानते हो क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये हो गया इसका एरिया ऑफ बेस, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हाइट, तो ये हो जाएगा इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला। और यहाँ पे क्या हो जाता है क्यूबिक यूनिट, क्योंकि यहाँ पे 3 यूनिट को हम लोग क्या कर रहे होते हैं मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। सेकेंड फॉर्मूला आता है इसका होल सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया। देखो इसका होल सरफेस एरिया का फॉर्मूला कैसे आता है इसको थोड़ा सा आप लोग समझो। जैसे इसका जो बेस है, ये बेस कैसा है, ये एक रेक्टेंगल है।
तो इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। और जैसा देखो क्यूबॉइड में क्या होता है, जैसा बेस होता है वैसा ही क्या होता है, उसका टॉप होता है। तो अगर बेस का एरिया एल इंटू बी है तो टॉप का भी क्या होगा, एल इंटू बी। मतलब आपको कितनी बार एल इंटू बी मिला, 2 टाइम्स आपको एल इंटू बी मिला। उसी तरीके से देखो अगर मैं इस साइड वाले सरफेस का बात करूं तो यहाँ पे क्या जो रेक्टेंगल मुझे ये दिख रहा है, इसका एक साइड बी है और एक क्या है, एच। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, बी इंटू एच। और ऐसा ही क्या होता है इस साइड भी होगा, मतलब 2 बार आपको क्या मिलेगा, बी इंटू एच। उसी तरीके से आपको मिलेगा एल इंटू एच। मतलब इसका जो होल सरफेस एरिया होता है, इसका फॉर्मूला होता है ट्वाइस एल इंटू बी, बी इंटू एच प्लस एल इंटू। ये हो गया इसका होल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। और थर्ड फॉर्मूला होता है इसके डायगोनल का, डायगोनल। तो जैसा हमने बताया था आपको 2D फिगर में जो डायगोनल होता है उसका फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और एज यहाँ पे हाइट भी है तो यहाँ पे क्या ले लेना आप, एच स्क्वायर। और जैसा मैंने देखो रेक्टेंगल के टाइम भी बताया था कि जो डायगोनल होता है ये क्या होता है, ये मैक्सिमम लेंथ होता है जो कि प्लेस कर सकते हो उस फिगर के अंदर। तो उसी तरीके से यहाँ पे डायगोनल को हम लोग बोल सकते हैं कि मैक्सिमम लेंथ, ये क्या है, मैक्सिमम लेंथ दैट कैन बी प्लेस्ड, दैट कैन बी प्लेस्ड, दैट कैन बी प्लेस्ड इनसाइड, इनसाइड क्यूबॉइड। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज है क्यूबॉइड का। अभी देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था 2D फिगर में कि रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या होता था, स्क्वायर किसको बोलते थे, ऐसा रेक्टेंगल जिसका लेंथ और ब्रेथ क्या होता हो, इक्वल। उसी तरीके से क्यूबॉइड से बनता है क्यूब। क्यूब क्या होता है, क्यूब को हम लोग बोल सकते हैं ये एक ऐसा फिगर है, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं क्यूबॉइड हैविंग ऑल साइड इक्वल, हैविंग ऑल साइड इक्वल। मतलब यहाँ पे क्या होगा, लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू हाइट इक्वल टू क्या लिखते हैं, इसको ए लिखते हैं। ए क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एच। तो ये होता है क्यूब का डेफिनेशन, आप बोल सकते हो इसको। अभी इसका फॉर्मूलाज क्या होगा, क्यूबॉइड वाले से ही हम लोग डेराइव कर देंगे। इसका मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्ट हम लोग इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं। तो इसका देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, क्यूबॉइड का भी आपने क्या देखा, क्या होता था, एल इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए इंटू ए कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ए का क्यूब आ जाएगा। तो ये हो गया वॉल्यूम का फॉर्मूला। अभी देखो इस वॉल्यूम, बहुत बार क्या होता है आपको वॉल्यूम दे देता है और ये साइड कैलकुलेट करने के लिए या एज कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ से अगर मैं ए का वैल्यू निकालूं तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम का अगर आप क्यूब रूट करते हो तो आपको क्या मिलता है, क्यूब का क्या मिलेगा, आपको एज मिल जाएगा। सेकंड इसका फॉर्मूला होता है होल सरफेस एरिया, जैसे वहां पे हमने पढ़ा था, यहाँ पे भी क्या होगा, होल सरफेस एरिया। ये हो गया सेकंड फॉर्मूला। तो देखो इसमें मैं एक बार आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे होल सरफेस एरिया क्या था इसका, ट्वाइस एल इंटू बी, बी इंटू एच और एल इंटू एच। तो अगर मैं यहाँ पे सभी जगह पे ए पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, ए इंटू ए क्या होता है, ए स्क्वायर। ये ए इंटू ए क्या होगा, ए स्क्वायर, और ये होगा ए स्क्वायर। तो 3 बार ए स्क्वायर को प्लस करेंगे तो थ्राइस ए स्क्वायर आएगा। और इसमें अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको अल्टीमेटली मिलेगा क्या, होल सरफेस एरिया क्या हो गया इसका, 6a स्क्वायर। और थर्ड इसका डायगोनल का फॉर्मूला, डायगोनल। तो इसका डायगोनल का फॉर्मूला क्या होगा, देखो सेम यहीं से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अगर मैं यहाँ पे सभी की जगह पे ए पुट कर दूं तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब आपको मिलेगा 3a स्क्वायर। और उसका अगर हम लोग रूट कर रहे होंगे तो देखो ए स्क्वायर से ए बाहर आ जाएगा और ये 3 क्या होगा, ये तो रूट के अंदर में ही रह जाएगा। इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा √3 इंटू क्या, ए। ये हो गया इसके क्यूब का सारा फॉर्मूला। ठीक है, इतना फॉर्मूला फिलहाल अगर आप लोग याद रखते हो तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिगर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, अभी देखो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर जो होता है, ये इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों बोलते हैं ये भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो देखो इसका बेस और टॉप ये दोनों क्या होता है, सर्कल होता है, इसलिए इसको सर्कुलर बोलते हैं। और देखो ये सर्कल का क्या है, ये सर्कल का रेडियस है, और ये जो सर्कल होगा इसका ये रेडियस होगा, और इसको हम लोग मान लेते हैं क्या है, ये है हाइट। तो इसमें इसका जो रेडियस और हाइट जो होता है एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इसलिए इस फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो इसमें सबसे पहला फॉर्मूला जो होता है इसका होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
तो जैसा मैंने बताया एरिया ऑफ बेस इनटू क्या होगा हाइट। तो यहाँ पे देखो इसका सर्कल जो है उसका एरिया क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2D फिगर में हमने डिस्कस किया था, पाई आर स्क्वायर, और ये इसका हाइट है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा h। तो ये हो गया इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला। यहाँ पे क्या होगा, क्यूबिक यूनिट होगा। सेकेंड होता है इसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। तो इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका जनरल फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। अभी देखो ये कर्व सरफेस एरिया हम लोग बोलते किसको है, तो देखो मान लो जैसे ये एक सिलेंड्रिकल शेप का पेपर आपको दिख रहा होगा, तो इसका जो ये साइड का जो सरफेस है, मतलब इसके बेस और टॉप, इसको छोड़ के जो ये साइड का सरफेस है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया। और इसका फॉर्मूला होता है जैसा मैंने बोला पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो ये सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2πr, और साथ में क्या होगा h। और थर्ड फॉर्मूला होगा इसका होल सरफेस एरिया का, होल सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। तो देखो होल सरफेस एरिया क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या लेंगे, ये कर्व सरफेस तो लेना ही पड़ेगा, और साथ में एक्स्ट्रा में क्या है, इसका बेस है, और साथ में क्या है, टॉप है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया का मतलब हो गया 2πrh, और इसके साथ इसका बेस का एरिया, सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, और टॉप का भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, मतलब ये मिला के क्या हो गया 2πr स्क्वायर। तो आप इस फॉर्मेट में भी याद रख सकते हो, या फिर बहुत बार क्या होता है इसमें से 2πr कॉमन अगर हम लोग ले लें तो क्या बचेगा, h प्लस r बचेगा। तो आप इस फॉर्मेट में भी याद रख सकते हो। और देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सिलेंडर में क्या आता है, सर्कल आता है। तो आपको सर्कल के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। जैसा मैंने 2D फिगर में आप लोग बताया था कि सर्कल से रिलेटेड 2 डेटा हम लोग को याद रखना है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या याद रखना है, तो आपको याद रखना है कि रेडियस, पेरीमीटर और एरिया। अगर रेडियस 7 होता है उस केस में पेरीमीटर होता है 44 और एरिया होता है 154। और अगर सर्कल का रेडियस 14 होता है तो उसका पेरीमीटर होता है 88 और इसका एरिया क्या होता है 616। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये यूज आएगा जब भी आप सिलेंडर का क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और एक पॉइंट होता है वो मैं एंड में डिस्कस कर लूंगा। तो अभी देखो ये एक चीज, जैसा हमने ये 3 फॉर्मूला आपने देख लिया। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, कर्व सरफेस एरिया 2πrh, और होल सरफेस क्या हो गया, कर्व सरफेस प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। अभी जैसा कि मैंने बोला कि बहुत बार क्या होता है कि आपको ये बोला जाता है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाना है फ्रॉम, जैसे ये राइट सर्कुलर सिलेंडर तो आपको बनाना है लेकिन फ्रॉम रेक्टेंगुलर पेपर, रेक्टेंगुलर फ्रॉम रेक्टेंगुलर पेपर, रेक्टेंगुलर पेपर। और देखो अगर वो रेक्टेंगुलर पेपर है तो उसका डायमेंशन क्या होता है, रेक्टेंगल का डायमेंशन किसको बोलते हैं आपको, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा डायमेंशन वर्ड यूज करेगा। डायमेंशन क्या होता है इसका, लेंथ इंटू क्या होता है ब्रेथ। मतलब कभी अगर आपको क्वेश्चन में दिया है रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ डायमेंशन लेटर सपोज 44 इंटू 22, तो समझ जाना पहला वाला नॉर्मली क्या होता है, लेंथ होता है, बाद वाला क्या होता है, ब्रेथ। तो अभी ये कैसे बनाना है इसको थोड़ा अच्छे से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे देखो मेरे हाथ में क्या है, एक रेक्टेंगुलर पेपर है और अभी इसको मैं फोल्ड करके क्या बनाने वाला हूँ, एक सिलेंडर बनाने वाला हूँ। तो देखो इसको फोल्ड करने का 2 तरीका हो सकता है। जैसे ये क्या है, रेक्टेंगुलर पेपर का आप क्या देख रहे हो, ये लेंथ है, और ये क्या है, ये ब्रेथ है। तो अभी मैं एक काम कर सकता हूँ, इसको लेंथ वाइज फोल्ड कर सकता हूँ। जैसे मान लो अगर मैंने इसको लेंथ को इस तरीके से फोल्ड कर दिया तो ये क्या बन गया, एक सिलेंडर हो गया। एक तरीका ये है कि मैं क्या करूँ, लेंथ वाइज फोल्ड कर दूँ। तो अगर देखो यहाँ पे समझते चलो आप लोग, जैसे मैंने क्या किया, ये लेंथ को मैं क्या कर रहा हूँ, लेंथ को मैं फोल्ड कर रहा हूँ। तो लेंथ को जब मैंने फोल्ड किया तो इसका जो लेंथ था वो क्या हो गया, ये फोल्ड होकर क्या बना दिया, ये सर्कल बना दिया। ठीक है, मतलब इसका जो लेंथ होता है वो क्या बन जाएगा, पेरीमीटर ऑफ क्या बन जाएगा, बेस। और जो इसका ब्रेथ था, ये क्या था इसका ब्रेथ, ये क्या बन गया, इस सिलेंडर को जब आप इस तरीके से फोल्ड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, इसका हाइट बन जाएगा। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है कि इसमें पहला केस ये होगा, केस 1, व्हेन फोल्डेड लेंथ वाइज। मतलब अगर हम लोग लेंथ वाइज इसको अगर हम लोग फोल्ड करें तो सिंपल सा बात है, आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि जिसको हम लोग फोल्ड करेंगे वो क्या बन जाएगा, वो सर्कल का क्या बन जाएगा, पेरीमीटर बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो सिलेंडर है उसका जो बेस का पेरीमीटर लेंथ वाइज फोल्ड किया है ना, इसका मतलब लेंथ क्या बन जाएगा, इसका रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो क्या बन गया, वो बन गया पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस। तो इसका मतलब जो इसका ब्रेथ होगा, ये ब्रेथ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हाइट। यही 2 चीज आपको समझना होता है कि कौन क्या बनता है। ये अगर आप समझ गए तो रेक्टेंगुलर पेपर वाला क्वेश्चन एग्जाम में कितना भी कॉम्प्लिकेटेड दे
आप आराम से बना लोगे। जैसे इसका केस 2 ले लेते हैं। जब मैं क्या करूंगा इसको व्हेन फोल्डेड ब्रेथ वाइज, व्हेन फोल्डेड ब्रेथ वाइज, व्हेन फोल्डेड ब्रेथ वाइज। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ब्रेथ वाइज फोल्ड करके दिखाऊंगा। देखो ये क्या है, लेंथ है, और ये क्या था, ब्रेथ। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको ब्रेथ वाइज इस तरीके से फोल्ड कर। देखो ये फोल्ड करने के बाद क्या बन गया, ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बन गया। इसका जो ब्रेथ था वो क्या बन गया, ये पेरीमीटर ऑफ बेस, और इसका जो लेंथ था वो क्या बन गया, इसका हाइट बन गया। मतलब इस केस में देखो, अगर मैंने ब्रेथ वाइज फोल्ड किया है तो जो ब्रेथ होगा, ये ब्रेथ क्या बनाएगा, पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस। और इसका जो लेंथ है, ये लेंथ क्या बना देगा, ये बना देगा इसका हाइट। तो इस तरीके से ये दो केस बनता है कि रेक्टेंगुलर पेपर से जो है कैसे हम लोग सिलेंडर बनाते हैं। इसका मैं एक दो क्वेश्चन करा दे रहा हूं ताकि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आए। चलो पहले क्वेश्चन में खुद से बता देता हूं। जैसे मान लो आपको ऐसा बोल दिया कि एक रेक्टेंगुलर पेपर है, रेक्टेंगुलर पेपर, रेक्टेंगुलर पेपर, इसका डायमेंशन दे दिया था, इसका डायमेंशन दे दिया है 44 इंटू लेटर सपोज 12, और बोल रहा है इस फोल्डेड लेंथ वाइज, इस फोल्डेड लेंथ वाइज, लेंथ वाइज। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको अच्छे से समझो। जैसे मान लो यहाँ पे, जैसा अभी मैंने आपको क्या बताया कि रेक्टेंगुलर पेपर है, इसको या तो मैं लेंथ वाइज फोल्ड कर सकता हूँ या फिर ब्रेथ वाइज। अगर हम लेंथ वाइज फोल्ड करेंगे तो उसका जो लेंथ होगा वो क्या बन जाएगा, पेरीमीटर ऑफ बेस। और अगर उसको हम लोग ब्रेथ वाइज फोल्ड करेंगे तो उसका ब्रेथ क्या बन जाएगा, पेरीमीटर ऑफ बेस। तो यहाँ पे सिंपली मुझे समझ में आ रहा है कि उसको कैसे फोल्ड किया है, ये लोग लेंथ वाइज फोल्ड किया है। इसका मतलब ये जो 44 है ये क्या बन जाएगा, पेरीमीटर ऑफ बेस। इसका मतलब इसका जो पेरीमीटर ऑफ बेस है, पेरीमीटर ऑफ बेस, ये आपको कितना मिल गया, 44 मिल गया। और देखो बेस कैसा होता है सिलेंडर का, सर्कुलर होता है। तो इसलिए मैंने बोला था वो दो डेटा आप लोग याद रखना, क्योंकि अगर वो याद रहेगा तो इसके बाद का आंसर आपको मिल चुका है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे क्या बताया था, अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे डिस्कस किया आप लोगों से कि अगर कोई सर्कल है जिसका पेरीमीटर अगर 44 है तो उसका एरिया कितना होता है, 154, और रेडियस क्या होता है, 7। अगर आपको ये याद होता तो ये क्वेश्चन अभी आप लोग देखो आराम से आप लोग इसका आंसर बता सकते थे। जैसे ही मैंने देखा कि पेरीमीटर ऑफ बेस क्या है, 44 है, इसका मतलब उसका रेडियस क्या होगा, उसका रेडियस हो जाएगा 7। और इस तरीके से आप इसका आंसर बता सकते थे। अगर आपको ये नहीं याद होता तो कैसे करोगे, तो आपको सर्कल का पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, मतलब 2πr, इसको इक्वेट करना पड़ेगा 44 के, और यहाँ से रेडियस निकालना पड़ेगा। देखो ये 2π का वैल्यू क्या हो गया, 22/7, और ये हो गया r इक्वल टू 44 है। तो ये 22 2 जा क्या होता है, 44 से कट जाएगा, ये रेडियस इधर रह जाएगा, 7 को उधर लेके चले जाते तो क्या आ जाता है, 7 आ जाता है। लेकिन देखो आपको इतना नहीं करना है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो डेटा आपको याद होना चाहिए, उसको आपको अच्छे से याद। चलिए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे बोल रहा है कि रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ 44 मीटर लॉन्ग, यहाँ पे बता दिया है कि उसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ आपको बता दिया है 44, और इसका 6 मीटर क्या है, ये वाइड है, और इसको सिलेंडर बनाना है। और आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि जो हाइट है वो इक्वल किसके है, विड्थ ऑफ पेपर के है। मतलब देखो यहाँ पे सिंपली आपको बता दिया कि हाइट क्या बना रहा है, हाइट किससे बन रहा है, हाइट बन रहा है विड्थ से। इसका वैल्यू क्या है, 6। इसका मतलब देखो अगर हाइट विड्थ से बन रहा है तो इसका जो पेरीमीटर ऑफ बेस होगा वो किससे बन रहा होगा, वो आपका लेंथ से बन रहा होगा। तो सिंपली यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है कि जो पेरीमीटर ऑफ बेस है, पेरीमीटर ऑफ बेस, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 44। और देखो यहाँ से अभी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया कि पेरीमीटर 44 है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्वेश्चन कराया था। इसका मतलब आपको बोला क्या है, फाइंड करना है रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, सिलेंडर सो रोल्ड। इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा 7। तो अगर वो डेटा याद है तो आप डायरेक्ट बना सकते हो। और मान लो अगर आपसे पूछता है कि नहीं यहाँ पे मुझे वॉल्यूम बताओ, हम लोग वॉल्यूम भी यार आपसे निकाल सकते थे। वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू क्या होता है, एच। अभी देखो 44 अगर पेरीमीटर है तो एरिया कितना होता है, एरिया सर्कल का कितना होता है, 154। देखो यहाँ पे लिखवाया मैंने, पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया ही तो होता है ना। इसका मतलब क्या होगा, अभी हम लोग डायरेक्ट वहां पे क्या पुट कर सकते थे, यहाँ पे इस पाई आर स्क्वायर की जगह पे मैं पुट कर देता 154, और इसका हाइट कितना दिया हुआ है 6, और इसको सिंपली हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते।
150 का 6 टाइम 900 हो जाता और ये हो जाता 20। तो ये हो जाता क्या, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर। इस तरीके से देखो आप इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन बना सकते हो। तो मेनली यहाँ पे समझना क्या था, मेनली यहाँ पे समझना हमको ये है कि कौन सा पेरीमीटर बनेगा और कौन सा जो है वो हाइट बनेगा। ये दो चीज अगर आप समझ पा रहे हो, क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। जैसे देखो यहाँ पे बोला है कि रेक्टेंगुलर पेपर शीट ऑफ डायमेंशन 22x12, मतलब क्या है 22 मान लो अगर लेंथ है तो 12 क्या होगा ब्रेथ। इसको फोल्ड किया इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर अलोंग इट्स लेंथ, मतलब देखो किस तरीके से फोल्ड कर रहा है, अलोंग इट्स लेंथ। तो इसका मतलब क्या है कि जो लेंथ है वो क्या बनाएगा, आपको समझ में आ रहा होगा, वो बना देगा पेरीमीटर ऑफ बेस, ये बना देगा पेरीमीटर ऑफ बेस। और इसका जो विड्थ होगा ये क्या बना देगा, हाइट बना देगा। देखो पेरीमीटर ऑफ बेस कितना हो गया, 22 हो गया, और हाइट कितना हो गया 12। अभी मुझे क्या करना है, इसका कैलकुलेट करना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वॉल्यूम के लिए मुझे चाहिए पाई आर स्क्वायर एच। तो अभी पाई आर स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो हम लोग देखो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ बेस अगर मिल गया 22, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ बेस का मतलब क्या हो गया, 2 पाई आर का वैल्यू क्या है 22। तो इसका मतलब यहाँ से आर कितना होगा 22/2 पाई। अभी देखो पाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं 22 बाई क्या 7, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, ये कट गया, मतलब यहाँ से रेडियस आपको क्या मिलेगा 7/2 मिलेगा। अभी यहाँ पे पुट कर सकते हो आप, तो ये हो गया 22/7 पाई। आर स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ 7/2 इंटू 7/2, और इसका हाइट कितना दिया हुआ है 12। अभी इसको सॉल्व कर लेंगे, देखो 7 से ये एक 7 कट गया, 4 से कट कर दोगे 3 टाइम्स, और इसको अभी मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आ गया 22 का क्या करना है 21 टाइम, या फिर 66 का आपको 7 टाइम्स करना है। 66 का 7 टाइम्स कर लेते हैं, ये हो गया 42, 4 कैरी 42 प्लस 4 क्या हो गया 46। इसका मतलब इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है 462 हो जाता है। तो देखो ये क्वेश्चन कराने के पीछे मेरा एम यही है कि आप वो चीज़ समझो कि कैसे रेक्टेंगुलर पेपर से जब सिलेंडर बनता है तो क्या सिचुएशन होता है, ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। ये समझ जाओगे तो ऐसा रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप बना लो। चलिए नेक्स्ट समझते हैं हम लोग राइट सर्कुलर कोन। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ये जो सर्कुलर कोन है ये सिलेंडर से कैसे बना सकते हो आप। थोड़ा सा अगर याद रखोगे तो इसका फॉर्मूला याद रखने में आपको बहुत ही आसानी होगा। जैसे मान लो ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के हेल्प से मैं कोन बनाने वाला हूँ। तो हम लोग एक्चुअली क्या करेंगे कि सिलेंडर का कुछ पोर्शन, जैसे मान लो ये क्या होता है इसका रेडियस, ये इसका रेडियस, हम लोग क्या करेंगे, और ये था हाइट, ये सिलेंडर था, इसका ये इतना पोर्शन हम लोग क्या करेंगे अगर कट कर देंगे इस तरीके से, ये पोर्शन को अगर मैं रिमूव कर दूं तो जो मुझे फिगर मिलेगा इस टाइप का होगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर क्यों बोलते हैं समझ में आ रहा है, क्योंकि इसका रेडियस और हाइट जो होगा वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा होगा, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। तो इसको मैं यहाँ पे अच्छे से समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लो ये क्या बना दिया मैंने, एक कोन बना दिया राइट सर्कुलर कोन, जिसका ये हो गया रेडियस और ये हो गया हाइट, और दोनों के बीच का जो एंगल है ये एंगल कितना है, ये एंगल है 90 डिग्री। तो देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, और ट्रायंगल कैसा बन रहा है यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका ये क्या है हाइपोटेनियस है। इसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं स्लैंट, इसका बोला जाता है स्लैंट हाइट। और इसका फॉर्मूला एल का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेंगे। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इसके बराबर होगा अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस क्या परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये सबसे पहला फॉर्मूला कोन का आपको याद रखना है। और देखो एज यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो मैंने 2D फिगर में आप लोगों को बताया था इससे रिलेटेड ट्रिपलेट, वो आपको याद रखना है जो कि कैलकुलेशन ईजी करेगा। मैं फिर से यहाँ पे बता देता हूँ क्या क्या ट्रिपलेट आपको याद रखना है। तो सबसे पहला ट्रिपलेट था 3 4 5, सेकेंड ट्रिपलेट होता है 5 12 13, थर्ड ट्रिपलेट होता है 15 8 17, एंड फोर्थ ट्रिपलेट 24 7 25। ये आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा अगर, तो ये ट्रिपलेट वहाँ पे काम आएगा। अभी इसका फॉर्मूला बेसिक, सबसे पहला इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो देखो नॉर्मली क्या होता है सिलेंडर का, मैंने क्या किया मान लो कुछ पोर्शन कट कर दिया था तो मुझे कोन मिला था, तो इसलिए इसका जो वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 हो जाता है। इसको हम लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सेकेंड होता है इसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड
सरफेस एरिया। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है ये होता है पाई आर एल, ठीक है। एल क्या है यहाँ पे, स्लैंट हाइट है। और थर्ड फॉर्मूला क्या होगा इसका, होल सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया। तो इसका जो होल सरफेस एरिया वो क्या होगा, जैसे मैंने बोला कर्व सरफेस एरिया में हम लोग क्या करते हैं, बेस और टॉप को नहीं लेते हैं। तो इसका मतलब हम लोग सिंपली यहाँ पे भी क्या लेंगे, कर्व सरफेस एरिया लेंगे पाई आर एल प्लस, देखो इसका टॉप तो कुछ होता नहीं है, पॉइंटेड है, मतलब इसका बेस का ही एरिया लेना पड़ेगा, और ये बेस का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये आता है इसका होल सरफेस एरिया, ठीक है। अभी देखो बहुत बार बच्चों को एक चीज कंफ्यूजन होता है कि हम लोग कहाँ पे कर्व सरफेस एरिया लेंगे, कहाँ पे होल सरफेस एरिया लेंगे। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो अगर कोई बर्थडे कैप, आप लोग बर्थडे में जाते हो, वहाँ पे क्या होता है, कोनिकल शेप का कैप मिलता है। तो अगर आपको बोला कि उस कैप को अगर मुझे पेंट करना है, तो इसका मतलब मैं उसका कौन सा वाला एरिया पेंट कर रहा हूँ। देखो उस कोनिकल कैप का क्या होता है, बेस तो कुछ होता नहीं है, मतलब हम लोग क्या कौन सा एरिया पेंट करेंगे, उसका कर्व सरफेस एरिया। तो इस तरीके से थोड़ा ये सब याद रखना है कि कर्व कहाँ पे यूज करना है, होल सरफेस कहाँ पे यूज करना है, ठीक है। इसके बाद आता है स्फेयर। तो देखो स्फेयर का फॉर्मूला कैसे बनता है, थोड़ा सा मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। अगर आप उस तरीके से समझोगे तो ये चीज याद रहेगा। तो देखो स्फेयर को हम लोग कोन से बना सकते हैं, और ऐसे कोन से बना सकते हैं जिसका रेडियस और हाइट ये दोनों क्या होगा, ये दोनों होगा सिमिलर। जैसे मैं बना के आपको दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को फॉर्मूला अच्छे से याद रहे। देखो यहाँ पे मैं कोन बनाने वाला हूँ, जैसे मान लो यहाँ से हम लोग कोन बना लेते हैं इस तरह। तो ये कोन बनाया, इसका ये जो रेडियस है और ये जो हाइट है ये दोनों ही क्या होगा, सेम होगा। दोनों को हम लोग आर ले लेते हैं। यहाँ पे एक कोन बना सकते हैं हम लोग, यहाँ पे एक कोन बना सकते हैं, और यहाँ पे एक कोन बना सकते हैं। तो अभी आप देखो सबसे पहला इसका फॉर्मूला हो गया इसका वॉल्यूम का। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा क्या, तो देखो यहाँ पे कितना कोन आपको दिख रहा है, 1 2 3 4, और एक कोन का जो वॉल्यूम आपने पढ़ा थोड़ी देर पहले वो क्या होता था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और यहाँ पे देखो जैसा मैंने बोला रेडियस और हाइट दोनों इक्वल है, तो इसको भी हम लोग आर बोल सकते हैं। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर होगा। और ऐसा कितना है, ये एक का है, ऐसा यहाँ पे 4 है। तो अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यू। ये हो गया इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला। इसका सेकंड फॉर्मूला होगा इसका होल सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। तो अभी आप सिंपली देखो कि अगर मैं इस स्फेयर के सरफेस पे देखूंगा तो मुझे कितना सर्कल दिख रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 सर्कल दिख रहा है। एक सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ऐसा 4 सर्कल अगर है तो इसका एरिया क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूला होता है स्फेयर से रिलेटेड, एक वॉल्यूम का और दूसरा होल सरफेस एरिया का। अगर आप इस तरीके से लिंक करके याद रखोगे तो आराम से याद हो जाएगा। अभी देखो स्फेयर पढ़ लिया तो उसी से रिलेटेड होता है हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर मतलब क्या, इसका आधा कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, जैसे हेमीस्फेयर। तो देखो हेमीस्फेयर कुछ इस टाइप का होगा। तो सबसे पहला अगर मैं इसका वॉल्यूम का बात करूँ कि इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो ये देखो पूरे स्फेयर का वॉल्यूम कितना था, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका अगर मैं आधा कर दूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे 2 ही कोण मिलेगा आपको, तो इसलिए वहां से एरिया क्या मिलेगा आपको, मतलब वॉल्यूम मिलेगा 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया। सेकेंड हम लोग बात करते हैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। तो इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, कर्व सरफेस एरिया मतलब बेस को छोड़ देंगे तो ये ऊपर वाला, देखो ऊपर वाला पार्ट जो है ये क्या है, ये आधा स्क्वायर है। तो इस पे कितना एरिया दिख रहा है, एक सर्कल, दो सर्कल। एक सर्कल का पाई आर स्क्वायर, तो दो सर्कल का क्या हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया इसका कर्व सरफेस एरिया। और थर्ड होता है इसका होल सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया। तो देखो जब मैंने स्फेयर को कट किया तो आप क्या देख रहे हो, इसके बेस में भी क्या बन जाता है, एक सर्कल बन जाता है। तो कर्व सरफेस में कितना है, 2 पाई आर स्क्वायर, और क्या हो गया, एक बेस में भी क्या हो गया, एक सर्कल बन गया, मतलब पाई आर स्क्वायर। तो मिला के टोटल कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये 3 फॉर्मूला होता है हेमीस्फेयर का। तो आई थिंक ये चीज आपको अब समझ में आ रहा होगा। और देखो इस तरीके से लिंक करके याद रखना है, लिंक करके याद रखोगे आपको ऑलवेज याद रखे रहेगा, भूलोगे नहीं। अभी नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि जैसे हमने पढ़ाया था कि 2D फिगर में जब शेप चेंज होता है तो क्या होता है, उसी तरीके से जब हम 3D फिगर में शेप चेंज करते हैं तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब भी 3D फिगर में शेप चेंज होगा तो उस केस में क्या होगा, वॉल्यूम
जो होता है ये सेम रहता है या फिर फिक्स्ड रहता है, इसको फिक्स्ड बोले या फिर सेम बोले। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लो ऐसा दे देगा कि मान लो मेरे पास 2-3 क्यूब है, ठीक है, ऐसा 2-3 क्यूब ले लेते हैं और इसको मैं क्या करूंगा, ज्वाइन करके एक बड़ा सा क्यूब बना दूं। ये सबको मिला के मैं एक बड़ा सा क्यूब बना रहा हूं, ठीक है। डायग्राम पे मत जाना आप लोग, डायग्राम मेरा उतना अच्छा नहीं है। जैसे मान लो इसका अगर एज ए है, इसका एज बी है, इसका एज सी है, और जो बना उसका एज क्या था, डी था। तो अभी इन तीनों को मिला के मैं क्या कर रहा हूँ, एक बड़ा सा क्यूब बना रहा हूँ। तो तीनों का जो वॉल्यूम होगा, जैसे इसका वॉल्यूम क्या है, क्यूब है, तो इसका देखो अगर एज ए है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, ए क्यूब। ये क्यूब का एज अगर बी है तो ये क्या होगा, बी क्यूब। और इसका एज सी है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, सी क्यूब। तो ये तीनों के वॉल्यूम का जो सम होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ये बड़े वाले के वॉल्यूम के। इसका एज डी है तो ये क्या हो जाएगा, डी क्यूब। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसमें बहुत बार क्वेश्चन आता है। इससे रिलेटेड मैं एक पॉइंट आपको और बताऊंगा थोड़ी देर में। तो ये आपको समझ में आ रहा है। जैसे और एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो अगर आपके पास कोई सिलेंड्रिकल शेप का कोई फिगर है, ठीक है, मान लो इस तरीके से कोई सिलेंड्रिकल शेप का फिगर था और आपने इसको कन्वर्ट कर दिया स्फीयर में, या आपने क्या बना दिया, इसको स्फीयर बना दिया। तो इस केस में आपको याद रखोगे क्या कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा, बस उसको आपको इक्वेट कर देना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और वहां से क्या होगा, जो भी एक चीज आपसे पूछेगा वो आपको आराम से मिल जाएगा। मतलब सिंपल सा बात है कि अगर 3D फिगर में अगर शेप को चेंज करेंगे तो सेम क्या रहता है, वॉल्यूम सेम रहता है। तो देखो यहाँ से एक चीज आप लोग याद रखना, जैसे मैंने आप लोग को 2D फिगर में भी क्या बताया था, ट्रिपलेट बताया था आपके कैलकुलेशन इजी के लिए, उसी तरीके से ये 3D फिगर में आप लोग 1-2 पॉइंट याद रखना। जैसे सबसे पहला एक चीज याद रखना कि 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब ये इक्वल होता है 6 क्यूब के। सेकेंड, 1 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब ये इक्वल होता है 9 क्यूब के। ये दो डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आप लोग को याद कर लेना है, क्योंकि इस पे बेस्ड करके बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछता है। और देखो ये याद रखने से फायदा क्या होगा कि अगर मैं इन सभी का एग्जैक्ट मल्टीपल लूंगा, जैसे मान लो मैं 3 के जगह पे अगर क्या ले लिया, इसका डबल किया तो क्या हो गया 6 क्यूब, 4 का डबल करेंगे तो क्या हो गया 8 क्यूब, और 5 का डबल करेंगे तो क्या आएगा 10 क्यूब। तो इन तीनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 6 का डबल क्या हो जाएगा 12 क्यूब के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। 1-2 एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, तब जाके इसका फायदा आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये क्वेश्चन है जहाँ पे आपको बोल रहा है कि 3 क्यूब ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर आर मेल्टेड टू फॉर्म अ न्यू क्यूब, फाइंड द एज ऑफ न्यू क्यूब। तो यहाँ पे देखो 3 छोटा छोटा क्यूब था, इन 3 छोटा छोटा क्यूब जो था इसका एज क्या था 6, सेकेंड वाले क्यूब का जो एज था वो क्या था 8, और थर्ड वाले जो क्यूब था इसका एज क्या था, ये था 10। और बोल रहा है इन तीनों को मिला के एक बड़ा क्यूब बना दिया। अब ये जो बड़ा क्यूब मैं बनाया हूँ, आपको बोल रहा है कि इसका एज बताओ। बहुत ही आसान है, अगर एज पूछा है तो इसका मतलब ये है कि मुझे करना क्या होगा 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस क्या करना है 10 क्यूब, और ये इक्वल किसके होगा, इसका एज अगर मान लिया मैंने ए है तो वो इक्वल किसके होगा ए क्यूब। अभी इसको सॉल्व करना है। तो अभी देखो इसका एक तरीका जो मैंने अभी आपको समझाया कि या तो आप इसका ए का वैल्यू सबको प्लस क्यूब करो, फिर प्लस करो, फिर क्यूब रूट निकालो। सेकंड तरीका, ये डेटा आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने क्या बताया कि 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब इक्वल टू क्या होता है 6 क्यूब। सबको अगर मैं डबल किया था तो क्या मिला था 6 क्यूब 8 क्यूब 10 क्यूब, ये किसके बराबर था 12 क्यूब के। मतलब क्या था, इस ए का जो वैल्यू था ये हम लोग क्या ले सकते हैं 12 ले सकते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट मुझे एज क्या मिल गया 12, ये इसका। इस तरीके से ये दो डेटा, देखो ऐसे तो कुछ भी वैल्यू ये लोग बना सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आप देखोगे ये दो डेटा से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। कि जो डेटा से क्वेश्चन पूछता है मुझे पता है तो उसको सबसे बेटर वे क्या है, उसको याद कर लिया जाए। तो इस तरीके से आप लोग याद रखें। जैसे मान लो और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे भी वैसा ही बोल रहा है कि अ मेटल क्यूब ऑफ 12 सेंटीमीटर एच, एक बड़ा मेटल क्यूब है 12 सेंटीमीटर का, उसको क्या किया मेल्ट करके 3 स्मॉलर क्यूब बना रहा है, जिसमें 2 का वैल्यू क्या है, एक का 6 है और एक का क्या है 8 है। तो आपको बोलना है थर्ड वाले का वैल्यू बताओ। बहुत ही आसान है, देखो बड़ा वाला क्या था 12 क्यूब, इसको ब्रेक करके 3 छोटा छोटा बनाया, एक उसमें से क्या हो गया 6 क्यूब और एक दे दिया है 8 क्यूब। तो आपको बोल रहा है कि थर्ड वाला क्या होगा। तो अगर आपको वो चीज़ वो वैल्यू याद है जो अभी मैंने समझाया, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकते थे, ये होगा 10 क्यूब
मतलब उसका जो एज था वो आपको क्या मिल गया, वो 10 मिल गया। आपको एज ही पूछा था, बोला था व्हाट इज द एज ऑफ थर्ड। डायरेक्ट यहाँ से इसका देख के आप लोग मेंटली आंसर बता सकते हो। इसलिए कुछ कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखना चाहिए। देखो और एक एग्जांपल बता देते हैं। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि 3 क्यूब, एक का है 12 सेंटीमीटर, एक 16 और 2, इसको मेल्ट करके, मेल्ट 10 नहीं होगा, यहाँ पे 2 होगा, इसको मेल्ट करके एक नया क्यूब बनाया और आपको बोला उसका सरफेस एरिया बताओ। देखो क्यूब का अगर सरफेस एरिया पूछा है, अगर आप उसका एज निकाल लोगे तो सरफेस एरिया क्या होता है 6a², वैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या क्या दिया है, इसका मतलब 3 क्यूब को मिला के अगर मैं बड़ा क्यूब बना रहा हूँ तो ये क्या हो गया 12 क्यूब प्लस 16 क्यूब प्लस 2 क्यूब। ये इक्वल किसके होगा, जो बड़ा वाला वैल्यू है उसका मान लेते हैं a क्यूब। अभी देखो ये वाला अभी कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक तरीका तो यही है कि नॉर्मली आप सॉल्व कर लो। दूसरा देखो मैंने एक चीज और आपको बताया था कि 1 क्यूब, 6 क्यूब और 8 क्यूब ये किसके बराबर होता है, ये होता है बराबर 9 क्यूब। यहाँ पे क्या किया, इसको डबल कर लेंगे अगर, तो ये हो गया 2 क्यूब, 12 क्यूब और यहाँ पे क्या हो गया 16 क्यूब। ये किसके बराबर होगा, 18 क्यूब के बराबर होगा। और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो इसी चीज को थोड़ा इधर उधर करके लिख दिया है। यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 16 और यहाँ पे क्या है 12। इसका मतलब यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो a है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। तो ये मिला a, मुझे सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया हम लोग क्या बोलेंगे, सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया हो जाएगा 6a², 18²। ये हो गया 6, 18 का स्क्वायर होता है 324। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे ये क्या हो गया 6 4 जा क्या हो गया 24, 2 कैरी, 12 प्लस 2 क्या हो गया 12 प्लस 2 14 और 18 प्लस 1 क्या हो गया 9। इसका मतलब इसका जो सरफेस एरिया है वो क्या होगा 1944। इस तरीके से हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा है कि सेव चेंज करने पे भी एक तो आपको वॉल्यूम को फिक्स करना है प्लस कुछ वैल्यूज याद रखना है। चलिए देखिए ये एक टॉपिक था जो कि 2D फिगर में थोड़ा मिस आउट हो गया था मैं यहाँ पे, इसलिए मैं दोनों को लेके आपको बता दूंगा। जहाँ पे परसेंटेज चेंज इन एरिया या फिर वॉल्यूम का बात करता है, तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट परसेंटेज का मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे अगर मान लो मैंने आपको ऐसा बोला कि 25% इंक्रीज, इस साइन का मतलब हो गया इंक्रीज। तो इससे आपको एक दो डेटा आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए, वो समझ जाओगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसान होगा। जैसे इस 25% का आप क्या करोगे, फ्रैक्शन अगर बनाओगे तो कैसे बनेगा 25% का फ्रैक्शन 25/100। तो ये कट के क्या आएगा 1/4। मतलब 25% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/4। अभी देखो इसमें ये फ्रैक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इसका जो नीचे वाला होता है ये रिप्रेजेंट करता है ओरिजिनल डेटा और ये ऊपर वाला रिप्रेजेंट करता है परसेंटेज रिजल्ट, ये रिप्रेजेंट करता है परसेंटेज रिजल्ट। इसका मतलब क्या है कि कहीं पे अगर आपको ऐसा बोलता है कि 25% इंक्रीज हो गया तो उसमें वैल्यूज को कैसे कैसे लेना है ये आपको थोड़ा सा समझ जाना है। ये समझ जाओगे फिर जो भी एरिया वॉल्यूम बहुत ही आसान है। तो जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 25% इंक्रीज, तो आप क्या करोगे, मान लोगे कि जो ओरिजिनल वाला वैल्यू है वो क्या है, वो 4 है। और देखो 4 का 25% मतलब 4 का अगर मैं 1/4 कैलकुलेट करूंगा, 4 का 1/4 क्या होगा 1 होता है ना, जो कि इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में ही प्रेजेंट होता है। मतलब क्या है कि अगर 25% का फ्रैक्शन 1/4 है और अगर आप इसको 4 को अगर ओरिजिनल वाला वैल्यू लेते हो और उसको बोल रहा है कि 25% इंक्रीज हुआ, मतलब इसमें सिंपली इस वैल्यू को प्लस कर दो, तो ये नया वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर ये डिक्रीज हो रहा होता तो अगर आप इसको 4 लेते तो वहाँ पे क्या करते आप 1 माइनस करते, तो वहाँ पे क्या मिलता आपको 3 मिलता। तो ये छोटा सा पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। अभी इससे रिलेटेड कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन में आपको ऐसा बोल दिया कि कोई एक रेक्टेंगल है, उसका लेंथ आपको बोल रहा है कि 20% इंक्रीज हो रहा है और इसका जो ब्रेथ है वो 25% इंक्रीज। आपको बोल दिया कि फाइंड परसेंटेज चेंज इन एरिया। तो सिंपली देखो हम लोग करना क्या है, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो कैसे मिलता है, वो हमको मिलता है लेंथ इंटू ब्रेथ से। तो आपको लेंथ लेना है, ब्रेथ लेना है। एक हो गया ओरिजिनल वैल्यू और एक हो गया न्यू वैल्यू। अभी यहाँ पे सिंपली 20% इंक्रीज, तो 20% का फ्रैक्शन बनाओगे 20/100 करोगे, क्या मिलेगा ये 1/5। इसका मतलब क्या है कि अगर 5 ओरिजिनल वैल्यू है तो ये इंक्रीज हो रहा है, मतलब 1 से इंक्रीज हो गया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 6। ब्रेथ 25% इंक्रीज हो रहा है, तो 25% का फ्रैक्शन क्या हो गया 1/4। मतलब क्या है कि अगर 4 ओरिजिनल वाला वैल्यू है तो ये 1 से इंक्रीज हो जा रहा है, मतलब ये कितना हो जा रहा है 5 हो जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये लेंथ और ब्रेथ लिखना आना चाहिए, इसको आपने लिख लिया। इसके बाद एरिया कैसे मिलता है, इसको मल्टीप्लाई।
तो अभी सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करते टाइम अगर कुछ क्रॉस वाइज कट रहा है तो आप कट कर सकते हो। ये आपने कट कर दिया, इसको भी कट कर सकते हो 2, और ये हो गया 3। इसका मतलब इधर मैंने मल्टीप्लाई क्या मिला मुझे 2, और इसको मल्टीप्लाई करने से क्या मिला 3। मतलब क्या था कि अगर ओरिजिनल वाला एरिया 2 था तो अभी नया कितना हो गया 3, तो कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ 1, और हम लोग देखेंगे पहले कितना था 2 इंटू क्या कर देंगे 100%, ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा ये 50। इस तरीके से हम लोग परसेंटेज चेंज इन एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। एक वॉल्यूम का भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो कोई बोल दिया कि क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड उसका लेंथ लेट अस सपोज 20% इंक्रीज करा देते हैं, ब्रेथ 25%, और इसका हाइट मान लिया मैंने 10% इंक्रीज करा, या फिर 10%, ठीक है 10% इंक्रीज करा देते। तो अभी हमको निकालना है कि परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। देखो क्यूबॉइड का सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अभी मुझे लेना है एक का ओरिजिनल वैल्यू और क्या लेना है न्यू वैल्यू। तो सबसे पहले 20% इंक्रीज, तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5, ठीक है। कैसे मिलता है 20/100 करके। तो अभी अगर ओरिजिनल वाले को मैं 5 लूंगा तो ये 1 से इंक्रीज कराऊंगा, तो ये अगर 5 था तो ये क्या हो गया, ये हो गया 6। सेकेंड हो रहा है 25% ब्रेथ, 25% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/4, मतलब ओरिजिनल वाला वैल्यू को अगर मैं 4 लेता हूँ तो ये 1 से इंक्रीज हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और हाइट 10% से इंक्रीज हो रहा है, 10% मतलब 10/100 करोगे तो 1/10 आता है। मतलब अगर ओरिजिनल वाला हाइट 10 था तो अभी कितना हो गया 11। अभी मुझे क्या करना है, इसका वॉल्यूम के बारे में देखना है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर कुछ क्रॉस वाइज कट रहा है तो इसको कट कर देंगे। जैसे मुझे दिख रहा है ये कैंसिल आउट हो गया, ये कट कर सकते हैं 2 टाइम्स, ये हो गया 3 टाइम्स, और कुछ कट नहीं हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या हो गया 20, और यहाँ पे क्या मिल रहा है 33। इसका मतलब क्या था कि पहले अगर ओरिजिनल वाला वॉल्यूम अगर 12 था तो अभी कितना हो चुका है 33। कितना इंक्रीज हुआ आप देखो, यहाँ पे इंक्रीज हुआ 13, और पहले कितना था, पहले था 20 इंटू क्या करेंगे 100, तो ये कट जाएगा कितने टाइम्स 5 टाइम्स, और इसका आंसर क्या हो जाएगा 65। तो ये होगा परसेंटेज चेंज इन। तो आई थिंक देखो ये जो भी आज मैंने फॉर्मूलाज बताया उसके साथ थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको बताया, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लास्ट वाला पोर्शन जो था परसेंटेज चेंज का, जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया है। अगर आपको इसमें कुछ डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट करके बताइए, उसके ऊपर मैं बहुत सारा क्वेश्चन करके एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा और आपको दे दूंगा, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये सब फॉर्मूलाज जो बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको नोट डाउन करना है और इसको बार बार रिवाइज करना है, जिससे ये याद हो जाएंगे और आप क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट कर पाओगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।